देखिए, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के वैल्यू को लेकर देखेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का किसी एंगल पर वैल्यू क्या मिलता है और कैसा कैसा वैल्यू हमें मिलता है। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक मान लिया जाए कि हम एक ये सर्कल लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम एक्सिस सिस्टम के तहत जो है ऐसा ले लेते हैं, ये हमारा x है, ये x डैश हो गया, ये y और y डैश हो गया। इस पर पहले भी हम लोग काम किए। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर q कोई पॉइंट है, हम O से q को मिला दिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्राइव किए, इसको हम m कह दिए, ठीक है ना। ये एंगल मान लिया जाए कि ये थीटा है और मान लिया जाए कि हमें साइन थीटा के बारे में जानकारी लेनी है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, यदि थीटा हम लिख दें कि साइन थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आप कहते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो एंगल यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू भी कुछ हो सकता है। तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा, इसकी क्या सीमा होगी, क्या इसका रेंज होगा, कोई भी वैल्यू क्या मिल सकता है, क्या x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या कुछ पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। तो इसी को समझने के लिए इस टॉपिक का नाम है लिमिट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय वृत्त के मानों का सीमा, ठीक है ना। अब इसको और बढ़िया से समझिए। तो इस तरह से हम एक ट्रायंगल इसमें मिलता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये देखिए कि ये B है, ये B है और यह जो है हमारा H है। अब इसको ऐसे समझिए कि यदि हम कहें कि व्हेन है ना Q at A B C और D, इसको मान लीजिए एट A, जब Q जो है A पर हो तो क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, देखिए ये जो परपेंडिकुलर है, जैसे जैसे Q यहाँ आएगा तो ये परपेंडिकुलर डिक्रीज होने लगेगा और डिक्रीज होते होते जैसे ही Q जो है A पर आएगा तो यह जो है P 0 हो जाएगा। तो when Q at P या Q lie at P, तो P यहाँ पर 0 हुआ, माने परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0। अब ये बेस देखिए, ये बेस है तो Q यहाँ पर आ गया तो बेस जो है इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होते होते यानी कि Q जो है OA के साथ कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड करना माने एक दूसरे को ढक लेना। तो बेस जो है यहाँ पर B, ये क्या होगा, तो यह इस H के इक्वल हो जाएगा। अब ये H क्या है, हाइपोटेनियस है। H का कोई पार्टिकुलर वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे अगर H बराबर हम 1 ले लें तो यह यूनिट रेडियस का सर्किल हुआ, ठीक है ना, यूनिट रेडियस का सर्किल हुआ। यह H जो है O और A के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, यानी बेस और हाइपोटेनियस दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यदि हम बेस और हाइपोटेनियस को 1 लेते हैं तो बेस भी हमारा 1 हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो 1 है ही। देखिए यहाँ यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, समझना है, आप यूनिट रेडियस ले लीजिए। अब आइए Q इस तरह से अब आगे मूव कर रहा है, ये देखिए 90 डिग्री होता है और फिर यहाँ ये मूव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा फिर, तो मान लिया जाए कि Q मूव करते करते यहाँ Q डैश हो गया। अब ये Q डैश से एक हम M डैश ले लेते हैं और यहाँ से इसको ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब B पर, ये B है, Q B पर आएगा तो आप लिखेंगे कि when Q at B, जब Q B पर आएगा तो क्या क्या चेंज होगा,
तो देखिए ये परपेंडिकुलर है तो बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, और ओ बी के बराबर हो गया। ओ बी भी रेडियस है और ओ क्यू भी रेडियस है, और ये रेडियस हमारा यूनिट है। तो इसका मतलब है कि इस केस में यहाँ परपेंडिकुलर ये इस पोजीशन के लिए है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। और बेस देखिए डिक्रीज होगा, बेस कम होते जाएगा, क्यों यहाँ है तो बेस और कम, तो बेस यहाँ पर 0 हो जाएगा और h तो यूनिट लेंथ का रहेगा। अब b के बाद q मान लेते हैं कि यहाँ पर आया, तो आप देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो इसमें ये फिगर बनाना जरूरी नहीं है समझने के लिए। तो देखिए परपेंडिकुलर जो है डिक्रीज करना शुरू हो गया और बेस जो है ना बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम देखेंगे कि when Q at C, जब C पर Q आ जाए तो देखिए परपेंडिकुलर फिर से एक बार 0 हो जाएगा और बेस जो है ना यह रेडियस हो गया, और चूंकि रेडियस 1 है तो 1 होगा, लेकिन यह x एक्सिस के नेगेटिव साइड में है तो -1 लगा देंगे और h तो हमारा 1 रहेगा। अब यदि हम यहाँ पर q डैश कह दें और यहाँ से फिर इसको ऐसे करें, यहाँ से फिर इसको ऐसे करें, तो देखिए फिर परपेंडिकुलर जो है बढ़ना शुरू होता है, इंक्रीज करना शुरू होता है। और जब यहाँ हम लिखते हैं when q at d, जब ये q मूव करते करते d पर आए तो देखिए परपेंडिकुलर बढ़ते बढ़ते o d के बराबर हो जाए और बेस घटते घटते 0 हो जाए। तो यहाँ पर p रेडियस यूनिट है, लेकिन यह x एक्सिस के बिलो है, यानी y एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन पर है, तो p -1 हो गया, p तो 0 होगा, 0 में प्लस माइनस नहीं होता है, और h जो है 1 का 1 रह गया। तो ऐसे आपको समझना है। अब देखिए ये पोजीशन आपको पता चल गया कि किस तरह से ये सर्कल में मूव करता है पॉइंट। अब एंगल की बात हम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर मान लेते हैं कि एक रोटेशन हुआ तो ये 360 डिग्री हुआ, आप जानते हैं यह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, माइनस हो जाएगा एंगल। अगर यहाँ के बाद फिर ये बढ़ा तो 2 रोटेशन, आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल की कोई लिमिट्स नहीं है, सीमा नहीं है, -∞ से +∞, बड़ा से बड़ा कोई एंगल हो सकता है। अब उस सभी का वैल्यू का लिमिट कैसे होगा ये देखना है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये सिचुएशन है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है p/h। अब ध्यान दीजिए p है 0, h है 1, बराबर हो गया 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा करके एक 0 कह देते हैं, क्या हो गया यहाँ पर 0। फिर देखिए मान लिया जाए कि हम यहाँ की बात जब करें तो इस पोजीशन के लिए यहाँ है साइन थीटा है ना p/h, तो 1/1, तो यहाँ पर क्या हो गया 1, ठीक है ना। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये पोजीशन है p/h, तो p है 0 और h है, तो यहाँ फिर 0 हो गया। यदि यहाँ पर हम बात करें तो साइन थीटा -1/1, यानी यहाँ पर जब हम बात करें तो ये -1 हो गया। अब देखिए ध्यान से 0 हो गया, 1 हुआ, 0 हुआ और -1 हुआ। तो यदि आप यह देखेंगे कि साइन थीटा का जो मान है, एंगल है, चाहे जो भी हो, एक रोटेशन के बाद, 2 रोटेशन के बाद, 3 लाख डिग्री हो, 3 करोड़ डिग्री हो, लेकिन उसका वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम -1 होगा। तो चाहे फॉर व्हाट एवर एंगल में बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाई बिटवीन -1 to +1। और इस बात को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ साइन थीटा कह देंगे, यहाँ 1 कह देंगे और यहाँ -1 कह देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये साइन थीटा का एंगल चाहे जो भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो,
3 लाख डिग्री, 3 करोड़ डिग्री, सभी का जैसे हम कहेंगे कि साइन 3 लाख डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपका आंसर होगा -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है ना, लाई करेगा। अब देखिए इस आधार पर अब सेम चीज को आप cos थीटा के लिए करेंगे, टाइम कॉट के लिए करेंगे और सेक और कॉसेक के लिए करेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके पास हो गया तो बाकी 5 आप लोग स्वयं से करके देखेंगे कि बाकी के जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसके वैल्यू के लिए एंगल चाहे जो भी हो हमें क्या लिमिट्स मिल रहा है। अब एक दूसरी बात, जैसे कहा जाता है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप कह देते हैं 30 डिग्री। यदि मान लेते हैं कि कहा जाए कि साइन है ना 4/3 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए थीटा का वैल्यू निकले न निकले कितना हो, इस पर सोचने से पहले आपको इस पर सोचना चाहिए कि क्या यह मीनिंगफुल है, क्या यह पॉसिबल है। तो देखिए 4/3 1 पॉइंट समथिंग आएगा और कंडीशन क्या है, लिमिट क्या है कि 1 होगा मैक्सिमम या 1 से छोटा, तो आप कहेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी यह मीनिंगलेस है। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो हाँ ये मीनिंगफुल है, ठीक है ना। तो कभी भी इस तरह के जब क्वेश्चंस हो तो पहले ये तय कर लेना वैल्यू निकालने के पहले कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए आप लोग अभी 11th क्लास में जब पढ़ रहे हैं तो आपसे अभी इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा कि जिसको आप आसानी से निकाल सके। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, इसका मान याद रहता है तो थीटा में कितने डिग्री का मान जो है √3/2 होता है, ऐसे करके निकालना है। और यदि इस तरह का भी सवाल पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं। 12th क्लास में इन्वर्स पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल, तो उसमें हम थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3/4 कह देते हैं। लेकिन लिमिट्स को ध्यान में रखना है कि वैल्यू निकालना संभव है अथवा नहीं। तो बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का इसी तरह से निकालना है और ये अपने आप आपको अब दिमाग में बैठ जाएगा। साइन थीटा का ये होता है, हम तेजी से आपको एक बार लिख देते हैं और उसका मतलब, ठीक है ना, अब आप स्वयं से डिराइव कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा है तो देखिए -1 से 1, कोस थीटा का भी यही आता है, ठीक है ना। tan थीटा का जो है +∞ से -∞। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि tan 90 डिग्री का मान है ना इन्फिनिटी होता है, यानी y एक्सिस पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिलेगा और इन्फिनिटी इज इक्वल टू नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें केवल लेस देन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कॉट के साथ भी यही मिलेगा, +∞ to -∞, से बड़ा और +∞ से छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर tan में हम tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 कहते, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 कहते, cot थीटा इज इक्वल टू 3.557 कहते, तो कभी भी tan और cot में मीनिंगलेस होगा ही नहीं। हर वैल्यू इसमें पॉसिबल है। cot थीटा इज इक्वल टू -11/12 कहते, ऑल आर पॉसिबल, ठीक है ना, सभी संभव है, इसमें कोई। लेकिन साइन थीटा और cos थीटा में जो रेंज है -1 से 1 के बीच, उससे बाहर का वैल्यू संभव नहीं है। अब बाकी बचा सेक का, तो देखिए सेक थीटा का वैल्यू या तो -1 से छोटा होगा या बराबर होगा, या फिर सेक थीटा का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि द वैल्यू ऑफ सेक थीटा डज नॉट लाई बिटवीन -1 to +1, ठीक है ना। cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है और cosec थीटा की जो बात कहें तो इसका भी सेम होता है, या cosec थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो ये ध्यान में रखना है। अब इन सभी वैल्यू को
यदि हम एक लाइन पर दिखाएं, ठीक है ना, मान लिया जाए कि एक लाइन है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। रियल लाइन नंबर सिस्टम पर यदि इसको हम दिखाना चाहें तो देखिए साइन थीटा के लिए हम क्या कहेंगे, ये है साइन थीटा, तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक, और इसको साइडेड कर देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। इस साइडेड का मतलब है कि -1 भी लिया जा सकता है और 1 भी लिया जा सकता है। अगर केवल ब्लैंक रहता है तो इसका मतलब है कि एक्सक्लूडेड है, छोड़कर, मैंने -1 और 1 को छोड़कर। तो साइन थीटा का वैल्यू ऐसे होता है, कॉस थीटा का भी वैल्यू इसी तरह से होता है, ठीक है ना, इस तरह से ही होता है। अब आइए जो tan थीटा है हमारा और cot थीटा, तो उसका वैल्यू देखिए कैसे होता है। तो tan का वैल्यू इसी तरह से इसको बढ़ा दीजिए, इसी तरह से इसको बढ़ा दीजिए, ये जो है, और cot थीटा का भी सेम चीज होगा, ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगा। अब है sec थीटा का वैल्यू, तो देखिए इसके ठीक सामने यहाँ आ जाइए, यहाँ से ऐसे लीजिए, इसके ठीक सामने यहाँ आ जाइए, यहाँ से ऐसे लीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इस लाइन को इधर बढ़ाइए, इस लाइन को इधर बढ़ाइए, और देखिए ये बीच में जो है ना, ये संभव नहीं है। और कोसेक थीटा को भी जो है संभव नहीं है, यहाँ से इधर जाएगा और फिर यहाँ से इधर जाएगा, मैंने -1 से छोटा और +1 से बड़ा। तो इसे ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में इस तरह से और कंसेप्चुअल क्लास हम लोग करते रहेंगे, जब तक कि ट्रिगोनोमेट्री पर आपकी पकड़ जो है न बन जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि रटना नहीं है, इसको समझ कर देखिए।